नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का इतिहास का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखें अगर इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो। और बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको दोबारा देखने की कोई जरूरत नहीं होगा, ठीक है ना। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में उन दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन है वो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और ध्यान से सुनिए, आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है ना। ऐसा समझाऊंगा कि कभी नहीं भूलिएगा। पहला है कि राष्ट्रवाद क्या है, यानी राष्ट्रवाद क्या है। तो देखिए, राष्ट्रवाद यानी मैं बता देता हूं कि प्रेम और एकता की भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? प्रेम और एकता की भावना है। अगर मान लीजिए आप किसी देश में रह रहे हैं, किसी देश के मान लीजिए अलग क्षेत्र में रह रहे हैं, वहां आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आप लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम एकता दर्शा रहा है, तो यह क्या है? राष्ट्रवाद है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसको लिखिएगा कैसे। तो देखिए, ये भी जो टेक्स्ट है वो काफी आसान है, इसीलिए प्लीज आप लोग देखते रहिए। देखिए, राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक व सांस्कृतिक, यानी भौगोलिक, अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र है, जैसे इंडिया है तो इंडिया के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र है, तो किसी भी भौगोलिक व सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच प्रेम और एकता की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी आपको याद करना है कि किसी भी विशेष भौगोलिक व सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच प्रेम और एकता की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। सिंपल भाषा में समझ जाइए कि अगर मान लीजिए आप कहीं रह रहे हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि देश के एकता बना रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, देश के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, देश के लोगों को अपने अधिकार बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? राष्ट्रवाद है। क्या है? राष्ट्रवाद। आपको पता है कि भारत में भी बहुत सारे व्यक्ति राष्ट्रवाद की भावना फैलाए। अगर मान लीजिए ये राष्ट्रवाद की भावना अगर किसी देश में नहीं होगा, तब तक वो देश कभी आज़ादी नहीं होता। अगर भारत में भी राष्ट्रवाद की भावना नहीं हुआ रहता तो, जैसे मान लीजिए अगर सबसे पहले तो भारत के लोगों को क्या किया गया? एक किया गया कि आपके प्रति अंग्रेज शोषण कर रहा है। उसके बाद सबके अंदर एक भावना जगा कि हाँ, मेरे साथ सब गलत कर रहा है, अंग्रेज गलत कर रहा है मेरे साथ, हमको अधिकार को हनन कर रहा है। तब जाके लोग क्या किया? अंग्रेजों का विरोध किया। जब तक पूरे भारत में अगर राष्ट्रवाद की भावना नहीं फैलता, तब तक वो विरोध सब जगह नहीं होता। तो राष्ट्रवाद किसी भी देश के मतलब उसका नई व्यवस्था लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर अंग्रेज को शासन खत्म करने में सबसे बड़ी योगदान राष्ट्रवाद के है, क्योंकि जब तक राष्ट्रवाद का विकास नहीं होगा किसी देश में, उस देश का विकास नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या है राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद किसी भी भौगोलिक, सांस्कृतिक व सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच प्रेम और एकता की भावना की हम को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। समझ गए ना? प्रेम और एकता की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। और ये राष्ट्रवाद कहीं किसी भी भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में पाया जाता है, पाया जाएगा, ठीक है ना। तो समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जर्मनिक एकीकरण क्या बाधाएं थी? बनाए नहीं, बाधाएं थी। आप पढ़े होंगे कि जर्मनिक एकीकरण की क्या बाधाएं थी। तो देखिए, आपको यहां बाधाएं हैं, याद रखिएगा। तो जर्मनिक एकीकरण के निम्नलिखित बाधाएं याद रखिएगा। यानी जर्मनी के जो एक करना था, यानी उसको विभिन्न प्रांत था, उसको एक करने में क्या क्या समस्या थी, क्या क्या समस्या को झेलना पड़ता था, वही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहले चीज है ना, क्वेश्चन को समझिए। कभी भी किसी तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आंसर आसानी से बना लीजिए। जैसे मैं बता दिया हूं कि राष्ट्रवाद क्या है, आप राष्ट्रवाद की 10 को डिफिनीशन बना लीजिएगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रवाद के, ये राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के लोगों के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं ना, तो ये सब क्या है? इस तरह की भावना राष्ट्रवाद है। तो आप अपना मन से भी लिख लीजिएगा, ये ना कि जो टेक्स्ट मैं लिखा वही लिख सकते हैं। तो यही समझना जरूरी है। पहले अर्थ उसका समझे कि राष्ट्रवाद है क्या, तब उसको अपना डिफिनीशन अपने मन से बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैं बता दिया हूं कि जर्मनिक एकीकरण के मतलब क्वेश्चन है कि जर्मनिक एकीकरण की क्या बाधा है, तो मैं समझा दिया हूं कि इसको जो विभिन्न प्रांत था, यानी उसको एकीकरण में करने में क्या क्या समस्या थी।
तो वही समस्या का आपको इसमें लिखना है। तो देखिए सबसे पहला समस्या थी, लिखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में अनेक बाधाएं थी। पहला, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य, यानी 300, मान लीजिए 300। यहाँ तो आपको पता होना चाहिए गांव के लोग एक घर एक होबे नहीं करता है, यानी एक के घर में किसी का परिवार है 10 को तो एक रहबे नहीं करता है, सबका सोच एक रहबे नहीं करता है। यहाँ 300 छोटे छोटे राज था, उस सब राज को एक करना कितना मुश्किल काम था। तो सबसे बड़ी बाधा यही थी कि लगभग 300 छोटे बड़े राज, समझे, इधर एक करेगा तो उधर विरोध होगा, अलग अलग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, सब था प्रॉब्लम। तो लगभग 300 राज्य छोटे बड़े। अब इन राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमता। अब क्या था, ऊपर से तो 300 छोटे बड़े राज्य ही था, लेकिन क्या था, उन राज्य में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सब विषमता, यानी सब तरह अलग आप था। कहीं राजनीतिक के नाम पर, कहीं धार्मिक के नाम पर, कहीं समाज के नाम पर, सब जगह क्या था, मतलब विषमता था, एक नहीं था, यानी सबका अलग अलग सोच था। किसके नाम पर, राजनीतिक के नाम पर, सामाजिक के नाम पर, धार्मिक के नाम पर, यानी धर्म के नाम पर देश अलग अलग था, ठीक है ना, कहीं राजनीति के नाम पर, कहीं समाज के नाम पर, सामाजिक के नाम पर, ये सब क्या, सब विषमता यानी असमानता था। तो यही है कि अगर मान लीजिए आप एक देश में रह रहे हैं, उस देश के लोग अलग अलग धर्म के मतलब है, लेकिन फिर उस धर्म में भी विषमता पाया जाता है, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ये सब क्या है, तो समस्या है देश की एकता की, समझ गए। और तीसरा है कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। देखिए वही मैं कहा हूं कि जब तक किसी देश में ये भावना नहीं आएगा ना, तब तक देश का विकास नहीं होगा, देश स्वतंत्र नहीं होगा, देश एकीकरण नहीं होगा। तो वही था राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। मान लीजिए 300 छोटे बड़े राज्य था, उन राज्य में क्या, पहला तो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक असमानता था, फिर उस वहां इसके बावजूद वहां राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। अब इतना बड़ा देश है, ऊपर से अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग राजनीतिक हो रहा है, तो क्या होगा बताइए, राष्ट्रवाद की भावना की कमी तो रहबे करेगा। तो वही है कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। और चौथा है ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप। ऑस्ट्रेलिया, और एक दूसरी बात ये था, एक तो आंतरिक समस्या था ही इस देश में, ठीक है ना, इंटरनेशनल समस्या था ही, ऊपर से क्या था, ऑस्ट्रेलिया, कौन, ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप, यानी ये हमेशा दखल देता था इसमें, इसको एकीकरण नहीं होने देता था। और क्यों दखल देता था, क्योंकि आपको पता है कि पश्चिमा कारण है कि मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, यानी घोर प्रतिक्रिया, यानी आपको जो बात है, जो आपका विचार है, उसको विरोध करना, उसको उल्टा काम करना, तो ये घोर प्रतिक्रियावादी था, कौन, मेटरनिक। तो यही था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा इसमें विरोध करता था, इसको एकीकरण होने नहीं देता था, किसको, जर्मनी के, और ऑस्ट्रेलिया के कौन, मेटरनिक के प्रतिक्रियावादी नीति। मेटरनिक जो ऑस्ट्रेलिया के क्या था, चांसलर था, समझ गए ना। तो कोई भी काम सही से नहीं होने, जो भी सही काम था उसको नहीं होने देता था। तो यही सब कारण था, याद रखिएगा। लगभग 300 छोटे बड़े राज्य, इन राज्य में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषमता या समानता लिख दीजिए, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिक के प्रतिक्रियावादी नीति, समझे ना। तो यही है इसका आंसर, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं कि रूस की क्रांति के किन्हीं 2 कारण को वर्णन करें। यानी रूस की क्रांति, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जाकर एग्जाम के क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। या दीर्घोत्तरी में पूछे तो 5 कारण लिखना होगा, 4-5 कारण, 4 कारण, लेकिन लघुत्तरी में पूछे तो कहेगा 2 कारण, और हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि रूस की क्रांति के 2 कारण कौन कौन है। देखिए इसका बहुत सारे कारण हैं, आप कोई भी 2 कारण दे सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए रूस की क्रांति के, उसका एक्सप्लेन भी करना है। रूस की क्रांति के 2 कारण, पहला कारण है मजदूर की दयनीय स्थिति। क्या है, मजदूर की दयनीय स्थिति, यानी रूस में मजदूर की स्थिति अत्यंत दयनीय था, अत्यंत खराब था,
कहाँ? रूस में। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, यानी रूस में जो मजदूर थे ना, उन्हें अधिक देर काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफी कम थी। काम करना पड़ता था अधिक देर, 18 घंटा, 16 घंटा, मतलब अधिक देर काम करना पड़ता था, लेकिन मजदूरी काफी क्या थी? कम थी। उनके साथ, स्टॉप कर दीजिए, यहाँ स्टॉप कर दीजिएगा। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, यानी दुर्व्यवहार, शोषण, उसको साथ गलत व्यवहार किया जाता था। एक तो ऊपर से काम भी करवाया जाता था, उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। ये नहीं कि अगर मान लीजिए इसको कोई अधिकार नहीं था मजदूर को, यानी आपको कोई अधिकार नहीं, आपको शोषण कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, अधिक देर काम करवा रहा है आपसे, आपको कम पैसा कर रहा है, फिर भी आप विरोध नहीं कर सकते। आपके लिए कोई कानून नहीं बना है जिसके सहारे से आप सरकार को विरोध कर सकते हैं। बताइए, आप किसी चीज को विरोध जब ये कीजिएगा जो आपको अधिकार क्षेत्र में आता होगा, तो उसके कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। हम सब यहाँ रहते हैं, आपका जो भी अधिकार है वो संविधान में है, तो आप वहीं से अगर किसी तरह के कोई मांग कीजिएगा तो उससे हट के नहीं होना चाहिए, उसी से होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही है कि मजदूर को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था, चाहे वो उसको शोषण हो, चाहे उसको कम मजदूरी दे, अधिक दे, मतलब कुछ भी करे, ये सब तो शोषण हुआ। उसके बाद दुर्व्यवहार, उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता था, ठीक है ना। बहुत मतलब होता है दुर्व्यवहार, मजदूर, देखिए मजदूर के साथ मतलब बहुत दुर्व्यवहार होया, मतलब किया जाता है। जैसे बहुत जगह देखते हैं, मैं एक बार कहीं गया था तो बहुत सारे वर्कर काम करते थे, मतलब फैक्ट्री था तो बहुत सारे वर्कर काम करते थे। जब मालिक आता था ना, अभी के समय में भी कहीं जगह मजदूर के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था, ठीक है ना। एक देखे थे कि मतलब कोई काम था, मतलब थोड़ा मतलब कोई काम था, आया, उसको उस काम को अच्छा नहीं लगा, आने के बाद सीधे गाली देने लगा, मतलब सिर्फ अपशब्द बोलने लगा, सीधे, इतना मतलब दुर्व्यवहार उसके साथ करने लगा। मैं दंग रह गया कि कितना शोषण हो रहा है, लेकिन उसको पता नहीं था। उसको पता है कि नहीं, यहाँ तो काम नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, मजबूरी में लोग करना पड़ता है लोगों को, ठीक है ना। तो ये अपनी मांग को समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे भाई, कि जब आपको पास अधिकार ही नहीं तब क्या कीजिएगा, चुपचाप बैठल रहिए, क्या कर सकते हैं, आप विरोध नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अधिकार नहीं था। तो याद रखिए, पहला कारण हो गया। इससे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा कि रूस में मजदूर की स्थिति कैसी थी, तो लिखेगा रूस में मजदूर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफी कम था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, मजदूर के राजनीतिक अधिकार नहीं था, अपने मांग के चलते वो हड़ताल नहीं कर सकते थे, मांग के लिए हड़ताल नहीं कर सकते थे। समझ गए? तो फर्स्ट कारण समझ गए, मजदूर की दयनीय स्थिति। सेकेंड कारण देखते हैं। सेकेंड कारण हो सके इधर है, एक मिनट, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। हाँ, यहाँ देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बन के चला है, लेकिन नहीं, ये दूसरा कारण है उसी का, ठीक है ना। तो दूसरा कारण है रूस की किसान की स्थिति, दयनीय स्थिति। तो लिखेंगे क्रांति से पूर्व किसान की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, ये भी आंसर है। वो अपने छोटे छोटे खेतों पर पुराने ढंग से खेती करते थे, उनके पास पूंजी का अभाव था और वो करों के बोझ से दबे हुए थे, यानी छोटे छोटे मतलब खेतों में पुराने ढंग से वो खेती करते थे, ठीक है ना। अब तकनीक का विकास हो चुका था, लेकिन मजबूरी में उसके पास पैसा था, क्योंकि नहीं था तो क्या करता, वो छोटे में पुराने ढंग से खेती करता। तो वही काम एक किसान यहाँ के करते थे कि छोटे छोटे खेतों पर पुराने ढंग से खेती करते थे, उनके पास पूंजी का अभाव था और करों के बोझ से दबे हुए थे, यानी कर, टैक्स का बोझ से वो दबे हुए थे, ठीक है ना। तो समझ गए कि क्या है, दो कारण समझ गए, कौन कौन है, लिख दीजिएगा कि एक है रूस के क्रांति के दो कारण, पहला मजदूर की दयनीय स्थिति, 1 नंबर दे दीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा कारण है यही मैं यहाँ बता दिया हूँ कि दूसरा कारण है रूस की किसान के दयनीय स्थिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इटली के एकीकरण में मुझे उम्मीद है कि समझ में आता होगा, मैं अपने पूरे पावर लगा दे रहा हूँ आपको समझाने में, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखिए, रिक्वेस्ट है, और प्लीज़ शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने दोस्त के पास, अगर अच्छा लगेगा तो, नहीं लगे तो मत कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, बेहतर लगे तो ना शेयर चाहे कुछ भी कीजिएगा। इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान,
समझ गए ना। यानी इसमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, क्या योगदान था, ठीक है ना। तो सिंपल है, लिखेंगे कि इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। पहला लाइन ये हो गया। अब मेजनी का इटलीकरण का, यानी ये क्वेश्चन आंसर में ही क्वेश्चन, मतलब ये आंसर था, ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन रहना चाहिए था इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। समझ गए ना। तो इटली का एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। मेजनी को इटली के का एकीकरण का मसीहा कहा जाता था। यानी मसीहा मतलब बहुत बड़े व्यक्ति कहा जाता था। किसको? यानी मतलब उसका, इटली के एकीकरण का, इटली के एकीकरण के क्या कहा जाता था? मसीहा। किसको कहा जाता था? मेजनी को कहा जाता था। समझ गए ना। यानी मतलब बहुत काम किया हो लोगों के लिए। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर, राष्ट्रवादी, देखिए इसमें भी क्या हुआ, राष्ट्रवादी भावना है, नहीं आया तो चुपचाप बैठे रहेगा इंसान जब तक उसके अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम न होगा। और आज की समस्या है, आज शर्म की बात है कि आज हम उस जनरेशन में जी रहे हैं जहाँ इस चीज़ का समस्या अब और है। क्योंकि एक समय था जब हम गुलाम थे, उस समय लोगों सब एक था, उसके अंदर राष्ट्रवादी भावना था, लेकिन अब भी इस चीज़ का कमी दिख रही है। ठीक है। तो राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर मेजनी ने कार्बोनरी का सदस्यता ग्रहण की। यानी कार्बोनरी, किसका सदस्यता ग्रहण की? कार्बोनरी। देखिए सब्जेक्टिव अच्छे से देख रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव भी आपको रटने की कोई जरूरत नहीं होगा। समझ गए ना। तो मेजनी, याद रखिएगा, इटली का मसीहा कहा जाता है। और राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर मेजनी ने कार्बोनरी, यानी एक संस्था था, उसको सदस्य ग्रहण कर लिया। वो अपने गणतंत्रवादी उद्देश्य को प्रचार के लिए, यानी जो गणतंत्र यानी जनता के लिए है, यानी जनता के अधिकार क्षेत्र से रिलेटेड, तो अपने गणतंत्रवादी उद्देश्य को प्रचार के लिए मेजनी ने 1831 में यंग इटली, यानी 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप का गठन किया। कौन? मेजनी ने। क्यों? यानी अपने गणतांत्रिक विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए। यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि अपना गणतांत्रिक विचार के प्रसार करने के लिए, यानी जो उसका जनता के लिए अधिकार था उसको प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है ना। क्या किया? मतलब 1831 में यंग इटली का स्थापना किया। इटली में नहीं रहा गया, कहे चलो पूरे यूरोप में इसको फैलाते हैं, और एक यंग यूरोप का स्थापना किया। समझे। यंग इटली तो था 1831 में। बड़े बड़े लोग जल्दी शांत नहीं होते हैं। समझे। तो वही है कि 1831 में यंग इटली के, सिर्फ इटली में, लेकिन कहा नहीं, 1834 में पूरे यंग यूरोप का स्थापना किया। इटली में तो पहले जो इटली का यंग युवा लोग था उसको एक किया, लेकिन उसके बाद 1934 में यंग यूरोप का स्थापना किया और जगह जगह पे युवा को एकत्र करने, एक करने का कोशिश किया। ठीक है ना। कौन? मेजनी। और इसका सदस्य उसने युवा को बनाया। नहीं, मैं बता दिया हूँ कि युवा ही था। यंग इटली, यंग मतलब युवा। यंग इटली का मुख्य उद्देश्य इटली को राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव से मुक्त करना, कर उसका एकीकरण करना था। और यंग इटली का क्या उद्देश्य था कि इसको ना, आप पढ़े थे, दो गो देश, जर्मनी और इटली, इसका सबसे बड़ा दुश्मन ऑस्ट्रेलिया था। इस दोनों को सबसे बड़ी बाधा, हर समस्या, एकीकरण नहीं होने देता था, जिसका दिन किसका था? ऑस्ट्रेलिया का था। तो यही ये चाहते थे मेजनी कि हम इटली के एकीकरण तभी कर पाएंगे तब तक ऑस्ट्रेलिया के जब तक साथ नहीं कर दे, मतलब उसको हटाएंगे नहीं यहाँ से, इसका अधिक मतलब इस पर जो उसका हस्तक्षेप है उसको खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम इटली को एकीकरण नहीं कर सकते हैं। समझ गए। कब कीजिएगा? पहले तो मान लीजिए इंटरनल है उसको हटाइए, यानी जो एक्सटर्नल था, ये हस्तक्षेप ऑस्ट्रेलिया करता था, किसमें? मतलब इटली में। तो इसका उद्देश्य था कि पहले हम क्या करेंगे? ऑस्ट्रेलिया को प्रभाव से मुक्त करेंगे। किसको? इटली को। तो और तब एकीकरण करना है। अब मेजनी प्रयास में असफल रहा, बार बार बेचारा वो असफल हो जाते थे। ठीक है। तो समझ गए कि क्या है। एक बार मैं
पढ़ दे मतलब आपको ये टेक्स्ट बता देता हूँ कि मेजनी इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। मेजनी को इटलीकरण का मसीहा कहा जाता था। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर मेजनी ने कार्बोनरी का सदस्यता ग्रहण की। अपने गणतंत्रवादी उद्देश्य को प्रचार के लिए मेजनी ने 1831 में यंग इटली, 1834 में यंग यूरोप का गठन किया और इसने इसका सदस्य युवा को बनाया। यंग इटली का उद्देश्य था ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कर उसका एकीकरण करना था और मेजनी अपने प्रयास में असफल रहा। कोशिश बहुत किया, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ऐसा बना दिया कि आने वाले लोग इसको फॉलो किया। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि अक्टूबर क्रांति क्या है, यानी अक्टूबर क्रांति क्या है। तो 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, यानी पेट्रोग्राड एक सड़क था यानी एक जगह था, वहां के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया और केरेंस्की वहां से भाग गया और शासन के बागडोर बोल्शेविकों के हाथ में आ गई। यानी इसमें कह रहा है कि अक्टूबर क्रांति क्या है, तो समझ जाइए। देखिए अक्टूबर क्रांति को आप नवंबर की क्रांति भी कहते हैं, ठीक है ना, और इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन ने किया था। और इसको हम बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, याद रखिएगा। अक्टूबर क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, नवंबर की क्रांति भी कहते हैं, समझे? तो और अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। तो 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने, कौन? बोल्शेविकों ने लिखना है ने पेट्रोग्राड एक जगह था, बोल्शेविक आपको पता है एक संगठन था, तो पेट्रोग्राड के यानी ये जगह था, वहां के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया है। यानी बोल्शेविक दल ने उस पर सभी चीज पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। कहाँ? पेट्रोग्राड के डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवनों पर। तो वहां के उस शासक था केरेंस्की, वहां से भाग गया, डरे भाग गया। कहा इतना पावर इसके पास हो गया, सब पर अधिकार कर लिया, अभी डरे तो भागना ही पड़ेगा, कहीं हत्या उत्या कर देता, तो इसलिए डरे भाग गया। कौन? केरेंस्की। और शासन के बागडोर बोल्शेविकों के हाथ में आ गई। अब वहां तो डरे वो भाग गया, तब वहां के शासन कौन किया? शासन बोल्शेविक दल ने किया, यानी अब इसके हाथ में आ गई। और हाथ में तो आ गई, लेकिन अब सब थोड़ी ना इसका शासन करेगा। और जिसका अध्यक्ष लेनिन को बना दिया गया। किसको बना दिया गया? लेनिन को। और इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या नवंबर को क्रांति कहते हैं। समझ गए ना क्या है? तो समझ गए कि 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्या एक दल है जिसने पेट्रोग्राड के, जगह के नाम याद रखिएगा, थोड़ा उठपटांग नाम है लेकिन याद रखिएगा, अपना देश के नाम नहीं है, अब सही से रहेगा। पेट्रोग्राड के क्या? रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। कौन? बोल्शेविक ने। तो वहां से केरेंस्की भाग गया। अब शासन के बागडोर किसके हाथ में आ गया था? बोल्शेविकों के हाथ में आ गया। किसको हाथ में आ गया? बोल्शेविक के हाथ में आ गया। और बोल्शेविक ने किसका अध्यक्ष बना दीजिए? या लेनिन को, क्योंकि जो बोल्शेविक क्रांति यानी अक्टूबर क्रांति हो रही थी ना, उसका नेतृत्व लेनिन ने कर रहा था। कौन कर रहा था? लेनिन ने कर रहा था। तो लेनिन को क्या बना दिया गया? अध्यक्ष। और इस क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति भी कहते हैं। देखिए इसमें हम इतना ही रहने देते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्यार दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा इस क्लास को, तो मैं बिल्कुल आपको जो भी सब्जेक्टिव है या हर सब्जेक्ट को, हिस्ट्री, जियो, इको, सिविक्स, हिंदी, संस्कृत, सबको मैं बताऊंगा। तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और किसी तरह के कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और किसी तरह से कोई भी क्वेश्चन समझना हो तो आप क्वेश्चन को भी जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन बाद में मैं देखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।